एक ऐसा साल जिसमें टाइटन से आए हुए सिर्फ एक सिग्नल ने हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के मौजूदगी की शंका को ठोस कर दिया। एलियंस की मौजूदगी का शक हकीकत में तब्दील होने के कगार पर था, क्योंकि इन सिंपल लैंग्वेज साइंटिस्टों को वहां पर वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन साइकिल ये सारी चीजें मिली। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये सारी वही चीजें हैं जो आज पृथ्वी पर मौजूद है, जो जीवन के अस्तित्व का रीजन है। सो वेल, क्या सच्ची में टाइटन में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। दरअसल टाइटन एक काफी इंटरेस्टिंग मून है। टाइटन पर जीवन की खोज की शुरुआत साल 1944 में टाइटन की डिस्कवरी के तकरीबन 300 साल बाद ही हो गई थी। उस वक्त डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जेरार्ड कुइपर टाइटन पर रिसर्च कर रहे थे। तब टाइटन की एक चौंका देने वाली कैरेक्टरिस्टिक उनके सामने आई, और वो कैरेक्टरिस्टिक थी टाइटन का एटमॉस्फेयर। एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें अर्थ में पल रहे सारे जीव जंतु बड़े आराम से पल सकते थे। पर उन्हें मिले इन सबूतों में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ, ये किसी को नहीं मालूम था। और इसीलिए सच्चाई पता करने के लिए 1997 में कैसिनी हुइगिंस एक स्पेस प्रोब को टाइटन के लिए लॉन्च किया गया। अब जैसे ये प्रोब टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, वैसे ही वैज्ञानिकों को वहां पर से अजीबोगरीब फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगी। और जैसे जैसे ये प्रोब टाइटन के सरफेस यानी कि सतह की ओर बढ़ रहा था, फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब इसे देखते हुए सबसे पहले तो सभी वैज्ञानिकों को लगा कि ये फ्रीक्वेंसी इस प्रोब के किसी पार्ट में हो रहे ऑसिलेशंस की वजह से डिटेक्ट हो रही है, और इसीलिए इसका बेस्ट सोल्यूशन होगा कि प्रोब की थॉरली जांच किया जाए। लेकिन जांच पड़ताल करने के वक्त उनके सामने एक अलग ही सच सामने आया। दरअसल प्रॉब्लम प्रोब में नहीं बल्कि टाइटन के ही एटमॉस्फेयर में थी। टाइटन के एटमॉस्फेयर में हो रहे बदलाव प्रोब में फ्रीक्वेंसीज को जनरेट कर रहे थे, और यहां पर सिर्फ दो चांसेस थे जिसकी वजह से यह हो रहा हो सकता था। एक, या तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एटमॉस्फेयर में मौजूद है जो एटमॉस्फेयर में फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर रही है, या फिर वहां का वातावरण ही वैसा है। सो दीज वर द टू प्रोबेबिलिटीज दैट दे थॉट दे हैड दैट टाइम। बट यहां पर आने वाला था प्रोब के फाइंडिंग में एक नया मोड। जैसे ही प्रोब वहां पर लॉन्च हुआ और उसने वहां के मिट्टी पर अपनी टेस्टिंग शुरू की, उसके रीडिंग्स ने यह दिया संकेत कि यहां पर लाइफ होने के चांसेस 100% है। इनफैक्ट उसके रीडिंग ने तो यह तक कह दिया कि यहां पर मौजूद लाइफ ने तो सांसें लेना भी शुरू कर दिया। मतलब जब इन सॉइल सैंपल्स को केमिकली टेस्ट किया गया, तब तीन चीजें वहां पर रहने वाले लाइफ का सबूत बनकर सामने आई। सबसे पहली चीज, टाइटन के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन का डिसअपियर होना। एक स्टडी के अनुसार टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन फॉर्मेशन तो हो रहा है, और फॉर्म हुआ ये हाइड्रोजन पूरे टाइटन के ऊपरी एटमॉस्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। पर जहां पर हाइड्रोजन अपने लाइट इन वेट और बॉयंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हवा में फ्लोट होना चाहिए था, वहीं पर वो सरफेस लेवल तक पहुंचते ही डिसअपियर हो रहा है। अब अगर हम हमारे पृथ्वी की बात करें तो यहां पर जीने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन। इनफैक्ट हमारे सन का एग्जिस्टेंस ही हाइड्रोजन की वजह से है। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो हमारा सन ही नहीं होता, और सन नहीं होता तो हम भी नहीं होते। और ऐसी कई सारी स्पीशीज हमारे येलोस्टोन नेशनल पार्क में हाइड्रोजन पर अपनी सांसें भर रही है, और शायद यही स्पीशीज टाइटन के एटमॉस्फेयर से भी हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रही है। इसे देखकर साइंटिस्टों का कुछ ऐसा ही इंटरप्रिटेशन था, बिकॉज हाइड्रोजन एक तरफ जनरेट तो हो रहा है अच्छे अमाउंट में, बट दूसरी तरफ कोई तो उसे कंज्यूम कर रहा है, तो आखिर वो जा रहा कहां पे? एनीवे, इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का दूसरा सबूत था लेस अमाउंट ऑफ एसिटिलीन एंड नाइट्रोजन। एक रिपोर्ट से यह भी पता चला कि वहां पर मौजूद लाइफ ना सिर्फ हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रही थी, बल्कि वो एसिटिलीन को भी कंज्यूम कर रही है, जो कि आज अपने पृथ्वी पर मौजूद ग्राउंड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे हैं। अब ग्राउंड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली मींस वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एंड सीज, पर टाइटन पे डिस्कवर की हुई वाटर बॉडीज अर्थ के वाटर बॉडी से काफी अलग थी, क्योंकि इसमें वाटर नहीं बल्कि ईथेन और मीथेन दौड़ रहा है, और वो भी सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी, जिनमें ये बिल्कुल हो सकता है कि नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप्ड हो। और वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्टों ने यह भी ऑब्जर्व किया कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में हर घंटे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है। अब देखा जाए तो ऐसा ही नाइट्रोजन साइकिल आज अर्थ पर भी एग्जिस्ट करता है, सीइंग व्हिच द सिमिलैरिटी सीम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना?
वेल, इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज जान के शॉक हो गए, बट द फैक्ट इज आज भी दुनिया भर में ये जानकारी काफी कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती और ना ही इसके बारे में कभी डिस्कस किया जाता है। और हमें ये सारी चीजें तब पता चलती है जब साइंटिस्ट, एस्ट्रो रिसर्चर्स इनके बारे में कोई बुक या रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। और इसके पीछे का मेन मकसद हमेशा ये होता है कि वो लोगों के मिसकंसेप्शंस को दूर कर सके, जैसे स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब थियरी ऑफ एवरीथिंग में किया है। हम उनके नॉलेज और स्टडीज से लर्न कर सके और आगे आने वाली जनरेशंस के लिए नए रास्ते बने, इसीलिए उन्होंने बेसिकली वो किताब लिखी है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि ऐसी किताबें पढ़ने के लिए हमारी इंग्लिश बहुत तगड़ी होनी चाहिए, वरना हमें काइंड ऑफ कंटाल आता है, राइट? और ये किताब तकरीबन 150 पेजेस की है। वेल, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया है कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम एक ऐसा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स के साथ ही फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, साइंस, बिजनेस, करियर, लीडरशिप ऐसे डिफरेंट जॉनरास की किताबें सुनने मिलेगी। इनके पास बुक समरीज और ऑडियो पॉडकास्ट के फॉर्म में 5000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट अवेलेबल है, यानी कि आप जब चाहो जहां चाहो नॉलेज आसानी से ग्रहण कर सकते हो। और ये सारा ज्ञान आप रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी में ग्रहण कर सकते हो। अब वैसे तो इस प्लेटफॉर्म की ईयरली मेंबरशिप 399 रुपीज की है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करोगे और कोड GS200 यूज करोगे तो इस ऐप को डाउनलोड करते ही फर्स्ट 250 यूजर्स को 200 रुपीज ऑफ मिलेगा। मतलब 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन से 199 रुपीज। सो जल्दी करो, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो बिकॉज दिस ट्रूली माइट बी वन ऑफ योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स in a very cheap rate. And now let's jump back right into the topic. एंड फाइनली वहां की सॉइल के एनालिसिस का तीसरा और आखिरी सबूत था क्रायोवोल्केनिक इरप्शन। एक ऐसा वोल्केनो जिसमें से गर्म तपतपाता हुआ लावा बाहर नहीं आता, बल्कि ठंडा आइसी वाटर, एमोनिया और मीथेन जैसे सब्सटेंसेस बाहर आ रहे थे। ये ऐसे सब्सटेंसेस है बाय द वे जो एक लाइफ को जीने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन 3 सबूतों से उन्होंने अनुमान लगाया कि टाइटन पर कोई लाइफ सांसें ले रही बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक ऐसी लाइफ जो मीथेन पर सर्वाइव कर रही हो, जिसके लिए मीथेन ही उसकी जान है। बट प्रेजेंटली अगर हम देखें तो साइंटिस्टों के पास सिर्फ लाइफ एग्जिस्टेंस के ही हिंट्स है। उन्हें उस पार पनप रही लाइफ ढूंढने में कोई सफलता अभी तक मिली नहीं है, और इसीलिए इनके ये सभी स्पेक्यूलेशंस आज स्पेक्यूलेशंस ही बनकर किताबों में रह गए। बट व्हाट इफ अगर बाहर से किसी लाइफ को इस प्लैनेट के हैबिटेबिलिटी को देखते हुए इस पर सर्वाइव करने के लिए भेज दिया जाए, तो क्या वो जीव सर्वाइव कर पाएगा? कैन दिस मून बी हैबिटेबल फॉर एनी अर्थली ऑर्गेनिज्म? वेल, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। सर्वाइव कर भी पाएगा अंडर सम सर्कमस्टेंसेस और सर्वाइव नहीं भी कर पाएगा। टाइटन सोलर सिस्टम का एक ऐसा मून है जिसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करते हैं। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर एक शेल्टर की तरह काम करता है। मतलब एटमॉस्फेरिक वाटर गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस को अर्थ में एंटर करने से रोकता है। अब अगर ये वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में नहीं होते तो शायद आज अर्थ भी एक इनहैबिटेबल प्लैनेट होता। और जैसे अर्थ पर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वैसे ही टाइटन पर मीथेन और ईथेन है, जो वही सेम काम करते हैं। टाइटन के सरफेस तक कोई भी कॉस्मिक रेडिएशन को पहुंचने नहीं देते। मतलब अगर मैं वहां हिंट्स के इस कवच को देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि टाइटन पे ऐसी सभी चीजें जो एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए जरूरी होती है, सिवाय ऑक्सीजन के, वहां पर मौजूद है। बट डोंट वरी, भले ही यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन टाइटन के सरफेस के नीचे मौजूद आइसी वाटर हमारी इस भी मुसीबत का हल कर देगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, यूजिंग अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम फ्यूचर में ऑक्सीजन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अब एक तरफ देखा जाए तो टाइटन पर एनर्जी है, पानी है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी है, और दूसरी तरफ मार्स पर ना ओशंस है और ना ही एक एटमॉस्फेयर। मतलब टाइटन को कॉलोनाइज करने का ख्याल हमारे लिए कोई स्टूपिड ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इट कैन बी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट आइडियाज। मे बी इन फ्यूचर मार्स के पहले हम टाइटन को ही हमारा दूसरा हैबिटेबल होम बना दे। लेकिन वेट अ सेकेंड, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज की एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। बस बिल्कुल उसी तरह टाइटन कॉलोनाइजेशन के भी कई सारे नेगेटिव्स है। इसका सबसे पहला नेगेटिव है टाइटन का टेम्परेचर। क्योंकि सन और टाइटन के बीच की दूरी काफी ज्यादा है, इसीलिए अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ 1% सनलाइट ही उस तक पहुंचती है, और उसमें से 90% सनलाइट तो टाइटन का थिक एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हीट सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, और इसीलिए सरफेस का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस से ना ही कम होता है और ना ही बढ़ता है।
So living in Titan would be as equivalent to living in a blizzard in Antarctica. Well, इस टेम्परेचर में हमारा ऐसे ही सर्वाइव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पृथ्वी में नेगेटिव एक्सट्रीम्स में अब तक -89.2 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर ही रिकॉर्ड किया गया है। और अगर ऐसा देखा भी जाए तो अब तक टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने की वजह से 4.6 मिलियन लोगों की जानें भी चली गई है। और अब अगर ऐसे टेम्परेचर में मिलियंस की मौत हो रही है तो -179 डिग्री सेल्सियस में इंसान का क्या हाल होगा वो तो आप समझ ही सकते हो। यानी भले ही टाइटन पर सरवाइव करना इज पॉसिबल, लेकिन वहां पर प्रैक्टिकली रह पाना और जी पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पर दिस इज द स्टेट ऑफ टाइटन एज इट इज नाउ। अगर हम 3.7 बिलियन साल पहले मौजूद हमारे पृथ्वी की बात करें ना, तो पृथ्वी का भी हाल कुछ टाइटन की तरह ही था। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और मीथेन कंपाउंड्स थे, जगह जगह पर वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे और सरफेस लेवल हाइड्रोकार्बन से भरा हुआ था। पर एक दिन हुए इलेक्ट्रिक स्पार्क ने पृथ्वी का नक्शा और हुलिया दोनों बदल दिया। 3.7 बिलियन साल पहले हुए इस इलेक्ट्रिक स्पार्क ने फास्फोरस और हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करके उन्हें आरएनए में कन्वर्ट किया। आरएनए एक दूसरे से कंबाइन होकर डीएनए में कन्वर्ट हुआ और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। फिर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने और फिर करोड़ों सालों के एवोल्यूशन के बाद इंसान का जन्म हुआ। हालांकि अब तक वहां पर किसी भी लाइटिंग के ट्रेसेस नहीं मिले हैं, लेकिन टाइटन पर ऐसे कई सारे एक्टिव फोर्सेस लाइक विंड, आइस इरोशन, वोल्केनिक एक्टिविटी और शिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है जिन्होंने अर्थ को भी शेप दिया था। और इसीलिए फ्यूचर में टाइटन पर भी कुछ इंटरेस्टिंग होने के चांसेस अभी भी है। अब प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू में ये चांस बहुत ही कम हो सकता है, बट देन स्टिल यू नेवर नो कि आगे क्या होगा। टाइटन पर भी कभी कोई लाइफ देने वाला इलेक्ट्रिक स्पार्क हो सकता है या फिर इंसान ही कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट कर सके जिससे टाइटन भी एक हैबिटेबल प्लैनेट में तब्दील हो सके। बट देयर विल बी स्टिल अ कैच, क्योंकि शायद जब तक टाइटन हैबिटेबल बनेगा तब तक टाइटन का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। आई मीन अर्थ पर सेडिमेंट्री प्रोसेस ये एक्सप्लेन करती है कि लैंडफॉर्म्स कहां से आए हैं। देखो, रॉक्स सैंड ग्रेन्स में इरोड होते हैं और ये सैंड पार्टिकल्स को विंड कैरी करती है और एक प्लेस पर जाकर रख देती है और फिर यही सैंड पार्टिकल्स पाइल अप होकर एक लैंडफॉर्म में तब्दील होते हैं। पर टाइटन पर जैसे ही दोनों सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। यानी टेक्निकली देखा जाए तो टाइटन पर लैंडफॉर्म्स होना ही नहीं चाहिए था, और अगर है भी तो वो धीरे धीरे कम होने चाहिए थे, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स डिसअपीयर हो रहे हैं, which is very weird। अब ये क्यों हो रहा है इस पर अभी भी रिसर्चेस चालू है। और फिर सवाल ये भी आता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आखिर टाइटन फॉर्मेशन से लेकर अब तक सेम शेप में ही क्यों है। वेल, रिसर्च को एग्जिबिट करता है which is nothing but sintering। बेसिकली इसमें नेबरिंग ग्रेन्स एक दूसरे से कोलाइड होते वक्त एक दूसरे से फ्यूज होकर एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग पीस बनाते हैं जिसका विंड बाल तक बाका नहीं कर पाता। लेकिन आखिर ऐसा कैसे होता है कि ये इतने बड़े हो रहे हैं और इन दोनों पार्टिकल्स में कौन से फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं? वेल, इन्हीं सब पहलुओं की डिटेल में स्टडी करने के लिए नासा ने ड्रैगन फ्लाई मिशन को ऑर्गेनाइज किया है जो 2027 में लॉन्च किया जाने वाला है। एंड नाउ वी हैव ऑल द पॉसिबल इंग्रेडिएंट्स जो लाइफ बनाने में काम आती है। हमारे पास एनर्जी है, वाटर है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी है, बस इन सबको मिक्स करके लाइफ को फॉर्म करने की देरी है, जिसमें अगर नेचर ये नहीं कर पाई तो इंसानों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आपको क्या लगता है? वेल, क्या आपको लगता है कि हम इन प्लेसेस को फ्यूचर में हैबिटेबल बना पाएंगे? अगर हां तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेंशन करना, और अगर